हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। आज हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे पहले हमने पृथ्वी के बाह्य रूप को समझा था कि पृथ्वी हमारी बाहर से कैसी है। तो हमने देखा था पृथ्वी के ऊपर जो है कौन कौन से मंडल थे, स्थल मंडल थे। जितना भी स्थल का भाग था उसे स्थल मंडल कहा था। इसके अतिरिक्त जो भी जलीय क्षेत्र था उसे हमने जलमंडल कह दिया था। और जो वायु की परतों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा था उसे वायुमंडल कहा था। तो इस तरह से पृथ्वी का जो बाह्य भाग था उसमें तमाम तरह की स्थलाकृतियाँ भी थी, जैसे पठार, पर्वत, पहाड़, मैदान। इन सब से मिलकर ये जो है पृथ्वी बनी हुई थी। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ थी। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसे दिखती है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है। तो आइए इस चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है आंतरिक भाग इसका किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना है। तो हम पृथ्वी की तुलना करें तो एक प्याज से इसकी तुलना कर सकते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी तुलना हम एक प्याज से कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम एक प्याज को छीलें तो उसमें कई कई परतें निकल के आती हैं, वैसे ही पृथ्वी की जो है पृथ्वी के अंदर भी जो है आंतरिक भाग में कई कई परतें हैं। जो सबसे ऊपर हमारी परत होती है उसे परपटी कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर की हमारी परत है इसे क्या कहते हैं, हम परपटी कहते हैं। ये क्या होता है, सबसे ऊपर की परत होती है, इसे परपटी कहते हैं। इसे क्रस्ट भी कह सकते हैं, इसे भूपरपटी भी कह सकते हैं। और यह क्या होती है, यह परत बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली परत होती है, जिसे हम परपटी कह देते हैं। और हमने देखा था जो पिछली क्लास में क्या देखा था कि जो हमारा भूमंडल है यानी स्थल मंडल जो है वो महाद्वीप और महासागरों दोनों पर ही पाया जाता है। तो जो हमारी ये परपटी है ये भी दोनों जगह पाई जाती है, यानी कि महाद्वीपों में भी पाई जाती है और महासागरों के नीचे भी पाई जाती है। तो महाद्वीप में जो ये परपटी होती है इसकी जो गहराई होती है, महाद्वीपों में इसकी जो गहराई होती है ये लगभग 35 किलोमीटर मोटी परत होती है। ये जो महाद्वीपों में ये परपटी होती है ये कितनी होती है, 35 किलोमीटर मोटी होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम महासागरों में जाते हैं तो इस परत की मोटाई कम हो जाती है, जैसे कि केवल 5 किलोमीटर तक। मतलब ये कम ज़्यादा भी होती है लेकिन औसत केवल 5 किलोमीटर तक की होती है। इसी तरह महाद्वीप में 35 किलोमीटर तक की गहराई होती है। तो हमने क्या देखा कि ये जो पृथ्वी है ये कई लेयर्स से बनी होती है। जो पहली लेयर है उसे परपटी कहते हैं। परपटी में दोनों जगह पाई जाती है, महाद्वीप में भी और उसके बाद महासागर में भी पाई जाती है। महासागर में जो परपटी पाई जाती है उसकी गहराई 5 किलोमीटर तक होती है, और जो महाद्वीपों के नीचे जो परपटी पाई जाती है उसकी गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। जब महाद्वीपों में परपटी होती है वो सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। तो ये जो महाद्वीप की परपटी है, महाद्वीप के नीचे जो ठोस भाग है, जो परपटी है, जो पतली लेयर है, ये किससे बनी होती है, ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। इसे जो है सिलिका और एल्यूमिना मिला के इसे सियाल भी कह देते हैं। तो ये जो महाद्वीपों की परपटी होती है ये किससे बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, और इसे क्या कहते हैं, सियाल कहा जाता है। जबकि ये जो महासागरीय भाग है जो 5 किलोमीटर तक का फैला होता है परपटी, ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम सीमे कह देते हैं। तो यानी कि हमने देखा कि सिलिका तो दोनों में ही कॉमन है, महाद्वीप में की परपटी भी सिलिका से बनी है और महासागर की परपटी भी सिलिका से बनी हुई है। लेकिन महाद्वीप की जो परपटी है उसमें एल्यूमिना पाया जाता है, जबकि जो महासागर की परपटी है उसमें क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इस तरह से महाद्वीप है इनका जो है मोटाई जो या गहराई कह लें तो 35 किलोमीटर तक हो जाएगी। इसके अलावा जो महासागरीय परपटी है उसकी गहराई 5 किलोमीटर तक ही होगी। महाद्वीप वाला जो है सिलिका एल्यूमिनिया से मिलकर बना होता है। ये सिलिका और एल्यूमिनिया क्या है, ये खनिज है। हमने जाना था कि जो हमारा स्थल मंडल है ये खनिजों से और चट्टानों से मिलकर बना होता है ना। तो जो स्थल का ही भाग महाद्वीप होते हैं और जो महासागरीय बेसिन होते हैं वो भी स्थल का ही भाग होते हैं। तो जो महाद्वीप होते हैं उनमें कौन से खनिज पाए जाएंगे, उनमें आपको सिलिका और एल्यूमिना पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त महासागर में कौन से खनिज पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे सीमे भी कह देंगे। तो इस तरह से हमने देखा इनकी जो है मोटाई भी अलग अलग होती है। जो महाद्वीपीय परपटी है उसकी 35 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि महासागरीय परपटी की जो मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर हो सकती है। इसके बाद इस चित्र में वापस आते हैं।
ये जो परपटी पहला पार्ट हमने देख लिया, स्थलमंडल का ये जो पार्ट है ये हमने देख लिया, ये हमारी परपटी हो गई। इसके बाद ये काफ़ी पतली परत होती है, जैसा कि हमने देखा केवल 35 किलोमीटर जो है गहरी है, या 5 किलोमीटर जो है सागरों के नीचे है। लेकिन इसके बाद जो हमारी अगली लेयर आती है, अगली जो परत आती है, वो परपटी के नीचे जो आती है उसको क्या कहेंगे हम, उसको कह देंगे मेंटल। इस तरह से आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेंटल का हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा मेंटल कहलाएगा। तो जो मेंटल होता है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। इसकी गहराई कितनी होती है, ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैला होता है। यानी कि जो महाद्वीप, ये जो मेंटल की जो है गहराई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 2900 किलोमीटर। कहाँ आपका सिर्फ भूपर्पटी काफ़ी पतली थी, 35 किलोमीटर थी। अब ये जो मेंटल की जो मोटाई है वो क्या है, 2900 किलोमीटर तक की मोटाई होती है। और इसके बाद जब मेंटल के बाद हम तीसरी परत पे आएंगे तो हमारा कौन सा पार्ट ये बन जाएगा, मेंटल के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है क्षेत्र बन जाएगा, इसे हम क्रोड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, ये जो सबसे आंतरिक भाग है ये क्रोड है। इसकी त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर होती है। इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी, 3500 किलोमीटर होती है। और ये किससे बना होता है, ये निकिल और लोहे की बनी होती है। जो हमारा क्रोड वाला पार्ट होता है, यानी इस तरह से अगर हम देखें क्रोड वाला पार्ट, तो ये किससे बना होता है, ये क्रोड वाला पार्ट हमारा लोहे से बना होता है और निकिल से बना होता है। निकिल और लोहे को जो है फेरस कहते हैं, तो इसे निकिल और फेरस मिलाकर निफे भी कह देते हैं। और हम जानते हैं कि पृथ्वी में नीचे जाने पर क्या होता है, तापमान जो है बढ़ता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी में। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और दबाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह नीचे जाने पर तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। तो जो हमारा ये क्रोड वाला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है और दबाव भी बहुत उच्च होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पृथ्वी की सतह एक प्याज की तरह होती है। इसमें कई संकेंद्रीय परतें होती हैं, जैसे भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मुख्यतः यही 3 परतें होती हैं। जो हमारी भूपर्पटी होती है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे भूपर्पटी कह देंगे। ये जो है सबसे पतली परत होती है। महासागरों में 35 किलोमीटर तक और समुद्री सतह पर ये केवल 5 किलोमीटर तक जो है गहरी होती है। जो महाद्वीप की जो है परत होती है क्रस्ट वाली, ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। और जो महासागरों की क्रस्ट की परत होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा परपटी के नीचे जाने पर हमें मेंटल मिलता है। मेंटल जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद हमारी क्रोड आ जाती है। और क्रोड किससे मिलकर बनी होती है, निकिल और लोहे से मिलकर बनी होती है। एक जानकारी यहाँ पर देखते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पाई जाती है, वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यानी विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पर स्थित है, वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक की गहराई तक खोद चुके हैं। यानी पृथ्वी के जो अंदर जो गहराई की बात करें तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जो है सबसे गहरी खान पाई जाती है, जो कि 4 किलोमीटर तक गहरी है। और जो तेल की खोज के लिए कितनी खुदाई करी जा चुकी है, 6 किलोमीटर तक की गहराई को खोदा जा चुका है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का जो केंद्र है, यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला भाग पृथ्वी का केंद्र, अगर यहाँ तक हमें पहुँचना है, केंद्र में पहुँचना है बिल्कुल, तो पृथ्वी को केंद्र में पहुँचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, कितना आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर तक की गहराई को खोदना होगा। यानी कि मनुष्य ने केवल 6 किलोमीटर तक की गहराई खोदी है, और कितना खोदना होगा, 6000 किलोमीटर तक की गहराई, जो कि बिल्कुल असंभव है। क्यों असंभव, क्योंकि तापमान और दबाव वहाँ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वहाँ पर कोई भी गतिविधि करना, वहाँ खुदाई करना संभव ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना क्या है, असंभव होता है। ये काफ़ी गहरा है, कितना, 6000 किलोमीटर तक की ये गहरा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे मिलकर बना होता है, परपटी से, मेंटल से और क्रोड से। अब आगे हम देखेंगे
कि खनिज क्या होते हैं और शैल क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये देखिए पृथ्वी का अगर आयतन वाइज देखें, मतलब आयतन देखें, तो ये जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी हमारी परपटी है, ये परपटी है, ये केवल 1% को घेरती है। ये परपटी कितना, केवल 1% एरिया घेरती है। इसके अतिरिक्त अगर हम मेंटल को देखें तो मेंटल हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र लेता है और आयतन इसका कितना है, ये लगभग 84% आयतन जो है मेंटल घेरता है। ये मेंटल हमारा जो है ये 84% आयतन को घेरे हुए है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें हमारा जो क्रोड है, ये क्रोड हमारा कितना है, ये लगभग 15% भाग को घेरे हुए है। तो सबसे जो है कम कौन सा है, सबसे कम जो है 1% है, परपटी है। उसके बाद सबसे अधिक कौन है, मेंटल है, जो कि 84% इसने आयतन घेरा हुआ है। इसके बाद जो है 15% हिस्सा जो है क्रोड होता है। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर, हमारी पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है। इसीलिए इसमें बताया था कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि ये वाला जो एरिया है, अगर त्रिज्या को समझना चाहें तो यहाँ पर ये कितना है, 6371। तो अगर आपको यहाँ से 6000 किलोमीटर अगर आप खोदेंगे तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, केंद्र तक। अभी दिखाया था ना 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी, यानी इतना ज़्यादा 6371 किलोमीटर ये जो है त्रिज्या हो जाएगी, यानी इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 6371 किलोमीटर। तो वो खोदना क्या है, जो है नामुमकिन है, असंभव है। आगे हम देखते हैं खनिज क्या होता है और शैल क्या होती हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो हमारी परपटी है, जो सबसे ऊपरी परत है, जो कि किससे बनी है, जो कि हमारी सियाल से और एल्यूमिना से बनी है। 1% जो है ऊपर का भाग कवर करती है। ये जो हमारी परपटी है वो किससे बनी है, वो शैलों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ, पृथ्वी की जो परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो शैल क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि हमारी जो भूपरपटी स्थल मंडल है वो खनिजों से और चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो पृथ्वी की जो परपटी है उसको बनाने वाले जो भी खनिज पदार्थ हैं, जैसे हमने देखा था ना सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, ये खनिज पदार्थ हैं। तो इनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहेंगे, शैल कहेंगे। तो शैल क्या हो जाएगी, जो पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ, जो किसी भी प्राकृतिक पिंड, जो कोई भी प्राकृतिक पिंड जिसमें खनिज पदार्थ होता है और पृथ्वी की परपटी को बनाता है, उसे क्या कह देंगे, हम शैल कह देंगे। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। तो शैलों का क्या होता है, अलग अलग रंग हो सकता है, आकार हो सकता है और गठन हो सकता है। तो पृथ्वी की परपटी अनेक शैलों से मिलकर बनी हुई है। जो हमारी पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की ऊपरी जो परत है, वो अनेक प्रकार की शैलों से मिलकर बनी होती है। और पृथ्वी को की परपटी को बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यानी जो खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड होते हैं, प्राकृतिक पिंड का क्या मतलब होगा, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, शैल कहलाते हैं। और शैलों के अलग अलग रंग, आकार और गठन हो सकते हैं। इसके बाद शैलों को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी शैल, तीसरी कायांतरित शैल। आग्नेय शैल को इग्नियस रॉक भी कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और कायांतरित को मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की शैलें हो जाती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, मेटामॉर्फिक शैल, यानी कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम ये जो तीनों प्रकार की शैलें हैं किस प्रकार से बनती हैं ये देखते हैं। इससे पहले इन शब्दों की उत्पत्ति को देख लेते हैं। जो हमारा इग्नियस है, पहली जो हमारी शैल है जिसे आग्नेय शैल कहते हैं, वो किस शब्द से बनी है, इग्नियस से बनी है। और इग्निस जो है लैटिन शब्द, ये इग्नियस जो है इग्निस से बना है, लैटिन वर्ड है इग्निस, और इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अग्नि। तो जो हमारी आग्नेय शैल है उसे क्या कहते हैं, इग्नियस कहते हैं। और इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है और इसका क्या अर्थ होता है, अग्नि अर्थ होता है। फिर जो हमारा दूसरा अवसादी शैल है वो किससे बना है, सेडिमेंट्री से बना है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हो, जिसका अर्थ होता है स्थिर। इसके बाद हमारा तीसरा है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है और इसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन करना। तो आइए देखते हैं ये जो हमारी विभिन्न प्रकार की शैलें हैं जो हमारी पृथ्वी की जो परपटी का निर्माण करती हैं, ये किस प्रकार बनती हैं।
हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पदार्थों से भरी हुई है। अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ जैसे द्रवित मैग्मा इसमें भरा हुआ है। जो मैग्मा भरा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और मतलब लिक्विड फॉर्म में ये बहुत गर्म मैग्मा इस पृथ्वी के अंदर भरा है। तो ये जो द्रवित मैग्मा होता है जब ठंडा होता है तो ये ठोस हो जाता है ना। पृथ्वी के अंदर क्या है, द्रवित मैग्मा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मैग्मा भरा हुआ है ये क्या होता है, ये ठंडा होकर सॉलिड में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो जो आग्नेय का अर्थ आपने क्या देखा था, अग्नि, यानी कि अंदर जो मैग्मा भरा है वो बहुत अग्नि के समान एकदम गर्म है। और ये जो है मैग्मा होता है लाल रंग का, मतलब इतना ज़्यादा गर्म होता है कि उसका रंग ऐसा लगभग लगभग लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में मैग्मा अंदर भरा हुआ है। और ये जब ठंडा हो जाता है तो ठोस में बदल जाता है। इस प्रकार से बने शैल को ही आग्नेय शैल कहते हैं, और इन्हें क्या कहेंगे, प्राथमिक शैल भी कहेंगे। और ये आग्नेय शैल भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, द्रवित मैग्मा यानी लिक्विड मैग्मा भरा हुआ है। ये क्या होता है, जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल भी दो प्रकार की होती हैं, पहला अंतर्भेदी और दूसरा बहिर्भेदी। इससे पहले आपको ज्वालामुखी के बारे में दिखाया था कि ज्वालामुखी से क्या होता है, अंदर से मैग्मा निकलता है, बाहर लावा के रूप में ठंडा होता है। आगे हम देखते हैं, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर लाल द्रवित मैग्मा है इसी को ही लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, लाल द्रवित मैग्मा है। पृथ्वी के अंदर क्या है, लाल द्रवित मैग्मा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लाल द्रवित मैग्मा है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर कहाँ जाता है, सतह पर आ जाता है। ये जो हमारा लाल द्रवित मैग्मा है ये कहाँ पर रहता है, पहले तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है, आंतरिक भाग से निकलकर ये क्या करता है, सतह पर आ जाता है। और हमने देखा है पृथ्वी के अंदर क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका तापमान काफ़ी कम है, इसी वजह से हम यहाँ रह भी सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अंदर से इतनी गर्म है। अगर उतनी गर्म पृथ्वी बाहर भी होती है तो यहाँ जीवन ही ना संभव हो पाता। लेकिन पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो स्थल मंडल है वो ठंडा है, यानी जो पृथ्वी की सतह है वो ठंडी है। तो पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, लाल द्रवित मैग्मा भरा हुआ है, और इसी मैग्मा को ही हम लावा कह देते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया है कि ये जो लाल द्रवित मैग्मा है जब बाहर निकलता है तो इसे ही लावा कह देते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है, गर्मी है, गर्मी की वजह से ये जो लावा है लिक्विड फॉर्म में द्रव के रूप में ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और जब ये पृथ्वी की सतह पर आएगा तो क्या, अंदर तो गर्म है, बाहर आके इसको क्या ठंडक मिलेगी। तो जब बाहर वो ठंडक में आ जाएगा तो जो द्रव है वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। यानी अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है और बाहर उसको ठंडा मौसम मिल गया, ठंडा मिल गया तो वो क्या हो गया, ठोस, द्रव से किस में बदल गया, ठोस। तो इसे ही हमने क्या कह दिया, इसे ही लावा कह देते हैं जब ये ठोस होकर जम जाता है। पृथ्वी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो जो द्रवित लावा है ये जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ उसको ठंडक मिलती है, ठंडक के मिलने की वजह से क्या होता है, तेजी से ठंडा होकर ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये पृथ्वी पर इस प्रकार के जो शैल बनते हैं उनको बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, यानी ये जो आग की तरह गर्म लाल द्रवित मैग्मा है यही लावा है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी पृथ्वी के अंदर से निकल कर कहाँ आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यहाँ पर उसको ठंडक मिलती है, तो ठंडक मिलने के कारण ये तेज़ी से ठंडा हो जाता है और किसमें, लिक्विड से ठोस में यानी द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद
परपटी पर बने इस प्रकार के शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है और इसका उदाहरण है बेसाल्ट। तो जब आकर ये बाहर आता है तो इसको इतना ठंडा मिल जाता है कि तेज़ी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इसकी जो संरचना होती है बहुत ही महीन दानों वाली हो जाती है। जैसे बेसाल्ट रॉक का एग्जांपल दिया, जो बेसाल्ट होती है वो बहुत ही महीन दानों वाली होती है। और जो है बेसाल्ट से किससे कौन बना है? दक्कन का पठार बेसाल्ट सैलो से ही बना है। जो दक्कन का पठार है ये किससे बना है? बेसाल्ट सैलो से ही बना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी शैलें होती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं। शैल जो है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा है वो बाहर आएगा, ठंडा होकर ठोस हो जाएगा, तो इससे हमें क्या बनेगी? आग्नेय शैल बनेगी और इसको प्राथमिक शैल भी कह देंगे। लेकिन ये जो आग्नेय शैल भी हैं ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो अभी हमने बहिर्भेदी देखा, क्या हुआ कि जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ गया और जब ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन गया। अब क्या हुआ? परपटी पे जो इस प्रकार के शैल बन गए उन्हें बहिर्भेदी, क्योंकि ये पृथ्वी से बाहर निकल आया, यानी पृथ्वी की सतह पर आ गया ना, तो पृथ्वी की सतह पर आ गया, इसीलिए इसे बहिर्भेदी कह दिया गया। और इसकी संरचना क्या होती है? बहुत ही महीन दानों वाला होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट है। और दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? बेसाल्ट सैलो से ही बना हुआ है। दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट सैलो से बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो द्रवित मैग्मा है कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है ये जो द्रवित मैग्मा है ये पृथ्वी की सतह पर नहीं आता है बल्कि भूपर्पटी के अंदर ही रह जाता है। तो चूंकि जो जैसे पृथ्वी के बीच वाले भाग से आया, ये द्रवित मैग्मा बीच से आया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे भूपर्पटी के करीब आता चला गया तो क्या हो गया? वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी। तो क्या होता है? वो बाहर नहीं आता बल्कि भूपर्पटी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है। जब भूपर्पटी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है तो कौन सी सैलें बनती हैं? इस प्रकार से ठोस सैलें जो बनती हैं उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी में क्या हुआ? अगर उसने जो है पृथ्वी को भेद करके एकदम सतह पे आ गया, पृथ्वी की सतह पर आ गया तो बहिर्भेदी बन गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पृथ्वी की सतह के वो नीचे नीचे ही ठंडा होकर जम गया, है ना, ठोस बन गया, तो क्या कहेंगे? उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। और ये क्या होता है? चूंकि अंदर जो है तापमान इतना ठंडा नहीं है तो ये क्या है? धीरे धीरे ठंडा होगा। यानी गर्म जो है अंदर तो बिल्कुल मध्य में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो थोड़ा कम गर्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इनके जो दाने होते हैं वो बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, इसमें बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। जिस प्रकार हमने बहिर्भेदी के लिए एग्जाम्पल देखा था बेसाल्ट का, वैसे ही अंतर्भेदी आग्नेय शैल के लिए हम देखेंगे ग्रेनाइट एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट जो है शैल बन जाती है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो ग्रेनाइट का इन्होंने बताया है क्या होता है? लेई मसाले और जो दानों का चूर्ण बनाने के लिए जो पत्थर होते हैं उन्हें ही वो जो है किससे बने होते हैं? वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले तो जो आग्नेय शैल का निर्माण होता है वो अंदर की पृथ्वी के अंदर जो द्रवित लावा है इसके जो है ठंडा होकर ठोस होने से होता है। लेकिन जो लावा जो है बाहर निकल आता है, पृथ्वी की सतह को भेद के पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, उसे बहिर्भेदी कह देते हैं। जैसे कि बेसाल्ट और दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट का। और इसके दाने कैसे होते हैं? ये महीन दानों वाली होती है। और जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, मतलब भूपर्पटी के बाहर नहीं आता है, अंदर से निकलकर अंदर ही जो है भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो जाता है। ये धीरे धीरे ठंडा होता है और बड़े दाने वाले रूप ले लेता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो अगर बहिर्भेदी शैल का एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या है? बहिर्भेदी शैल के लिए बेसाल्ट एग्जाम्पल हो जाएगा और अंतर्भेदी आग्नेय शैल के लिए ग्रेनाइट एग्जाम्पल हो जाएगा। एक जो है पृथ्वी की सतह पर आ गया, बाहर आके तेजी से ठंडा हुआ। दूसरा बाहर नहीं आ पाया, जो अंतर्भेदी है वो बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही जो है पृथ्वी की सतह के अंदर ही वो ठंडा हो गया। उसके कारण जो है बड़े बड़े दाने बन गए उसके, और इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट शैल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो पहली शैल है इग्नियस यानी आग्नेय शैल, ये जो है दो प्रकार के, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अब हम देखते हैं दूसरी हमारी अवसादी शैल। तो ये जो आग्नेय शैल है ये पहले तो हमारी लावा से बन गई आग्नेय शैल। इसके बाद क्या हुआ
ये जो शैलें बनी ये कभी कभी लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। यानी कि ये शैलें क्या हुई, लुढ़क गई या चटक गई या एक दूसरे से जो है टकरा कर क्या हुआ, इनके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। इन छोटे टुकड़ों को हमने कणों को क्या कह दिया, अवसाद कह दिया। और ये अवसाद क्या, हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए गए। यानी ये जो आग्नेय शैल हैं ये लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इनको हम सेडिमेंट्स या अवसाद कह देते हैं। ये अवसाद क्या होते हैं, हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे वहां पर जमा होते जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर, ये जो अदृढ़ अवसाद हैं दबकर कठोर शैल में शैल की परत बनाते हैं। तो यही जो छोटे छोटे अवसाद थे ये क्या हुए, एक तो जो है हवा और जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जमा कर दिए गए। अब इन पर जब दबाव पड़ा तो ये दबकर क्या फिर से कठोर शैल की परत बना देते हैं। इन पर जब दबाव पड़ता है तो क्या होता है, ये दबकर क्या बनाते हैं, कठोर शैल की परत बना देते हैं। तो यही जो अवसाद होते हैं ये फिर से दबकर कठोर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को क्या कहेंगे, अवसादी शैल कहेंगे। यानी आग्नेय से ही मिलकर जो ये आग्नेय शैलें थी वही लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ये छोटे छोटे टुकड़े उनको अवसाद कहा गया। अवसाद पानी की सहायता से, हवा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए और जमा हो गए। और जब ये बहुत सारे अवसाद जब एक जगह पर जमा हो गए तो ये दबने से कठोर शैल में परिवर्तित हो गए। तो इनको क्या कहा, अवसादी शैल कहा। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, जो हमारा बलुआ पत्थर है ये किसका उदाहरण है, अवसादी शैल का एग्जाम्पल। और ये किससे बना है, ये रेत के दानों से बना है। यानी कि रेत के दाने जब बहुत ज़्यादा एक जगह पर जमा हो गए तो क्या बन गया, बलुआ पत्थर बन गया। इन शैलों में पौधों, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो इन शैलों पर रह रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो ये जो शैलें होती हैं यानी अवसादी शैलें, इनमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई जानवर है या पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जीवाणु हैं, इनके जीवाश्म भी इसमें चिपक गए, दब गए, इन्हीं के साथ दब गए। तो वो जो परत बन गई, कठोर शैल बन गई, उसमें क्या जीवाश्म भी पाए जाएंगे। यानी जो अवसादी शैल होती हैं, अवसादी शैल के अंदर क्या होता है, जीवाश्म होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कणों के साथ चिपक कर जो है ये सूक्ष्म जीवाणु हैं या जानवरों के या पौधों के जो जीवाश्म होते हैं वो क्या है, उनसे चिपक गए और उसके बाद ये भी उसी जो है कठोर होकर शैल बन गए। तो जो ये अवसादी शैल होती हैं इन्हीं में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए किस प्रकार की शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं तो केवल अवसादी शैल है जिसमें कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है, जब जो है शैल होती है, जो आग्नेय शैल होती है, लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये टुकड़े हवा या जल के द्वारा एक स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं और इन पर जब दबाव पड़ता है तो ये कठोर शैल की परत बनाते हैं। इन्हीं को क्या कह दिया, अवसादी शैल। एग्जाम्पल के लिए जो बलुआ पत्थर है वो क्या है, एक अवसादी शैल का एग्जाम्पल है। और ये किससे मिलकर बना है, ये रेत के दानों से मिलकर बना है। रेत के दानों से मिलकर क्या बन जाता है, बलुआ पत्थर बन जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने प्राथमिक शैल देखी जिसे हमने आग्नेय शैल कहा, और दूसरा हमारा क्या है, अवसादी शैल, जो कि अवसादों से मिलकर बनी हुई है। अब हम तीसरी प्रकार की अपनी शैल देखेंगे। आग्नेय व अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। यानी जब इन दोनों शैलों में, आग्नेय में और अवसादी में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान या दबाव पड़ेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाती हैं, ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी पर अगर हम बहुत ज़्यादा उच्च तापमान और दबाव डालते हैं तो क्या बन जाती है, स्लेट बन जाती है। इसी तरह चूना पत्थर है, चूना पत्थर किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो ये जो आग्नेय और अवसादी शैल हैं इन पर उच्च ताप और दाब डालने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है, कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी पर अगर आप उच्च ताप और दाब डालेंगे तो स्लेट बन जाएगी, और चूना पत्थर पर अगर उच्च ताप दाब डालेंगे तो क्या बन जाएगा, संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा।
जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष जो है जीवाश्म कहलाते हैं। जो हमारी अवसादी सेल में जीवाश्म दब गए थे वो क्या हैं? शैलों की परत में जो दब जाते हैं, कभी कभी मृत पौधे या जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो दब जाते हैं, तो वही क्या हो जाते हैं? जो है अवसादी सेल का एक भाग हो जाते हैं। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को ही जीवाश्म कह देते हैं। आगे हमें बताया है कि शैलों के उपयोग, शैल हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग किस में करते हैं? सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में करा जाता है। और पत्थरों से आप जो है बहुत सारे तरह के खेल यहाँ पर दिए गए हैं, 7 पत्थर, 5 पत्थर, चिबिड्डी, ये सारे खेल भी खेले जाते हैं। तो शैल हमारे लिए मेन तो इनका मुख्य कार्य क्या है? सड़क और घर और इमारतें बनाने में इन शैलों का उपयोग होता है। अब आगे हम देखते हैं इसमें शैल चक्र क्या होता है। इस चित्र में शैल चक्र को दर्शाया गया है। ये आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल के दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। मतलब अभी आपने देखा था कि आग्नेय शैल किस में परिवर्तित हो रही थी? अवसादी में परिवर्तित हो रही थी। और अवसादी शैल किस में? कायांतरित में परिवर्तित हो रही थी। तो बताया जा रहा है कि कोई निश्चित दशाएं, कुछ जैसे उच्च तापमान या दबाव पड़ने के कारण, तो कुछ निश्चित दशाओं के कारण क्या होता है? एक शैल दूसरी शैल में बदल जाती है। एक शैल के दूसरे शैल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपका ये मैग्मा था, पृथ्वी के अंदर मैग्मा था, ये बाहर निकल के आया या सतह पर या सतह के अंदर ठोस बन गया, तो किस प्रकार की शैलों का निर्माण हुआ? आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। इसके बाद आग्नेय शैल जो है टूट कर क्या हुआ? अवसाद बना दिया इसने। अवसाद के जमा होने से क्या हो गया? अवसाद पर जब दबाव पड़ा तो कैसी शैल बन गई? अवसादी शैल बन गई। उसके बाद अवसादी सेल में और अधिक तापमान और दबाव पड़ने के बाद क्या हुआ? कायांतरित सेल बन गई। तो क्या बता रहे हैं कि एक शैल के दूसरे शैल में जो मतलब ये शैलें एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन हो रही हैं, तो इसको क्या कहा हमने? शैल चक्र कहा। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है, और ये आग्नेय शैल क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप और दाब के अधिक होने के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, या द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या ये चक्र हमेशा चलता रहता है? क्या होता है? सबसे पहले पृथ्वी के अंदर हमने क्या देखा? मैग्मा देखा। मैग्मा जो है बाहर निकल के आया, या पृथ्वी की सतह पर आया, या सतह के अंदर ही ठंडा होकर क्या बन गया? आग्नेय शैल बन गया। आग्नेय शैल टूट कर क्या? अवसादों में बन गई, छोटे छोटे कणों में, जिनको अवसाद कह दिया गया। अवसादों के जमा होने से और उन पर दबाव पड़ने से किसका? अवसादी सेल का निर्माण हो गया। अवसादी सेल के ऊपर उच्च ताप और दाब पड़ा तो कायांतरित सेल बन गई। और कायांतरित सेल पर जब फिर से उच्च ताप और दाब पड़ता है तो ये फिर से द्रवित मैग्मा बन जाती है, और फिर द्रवित मैग्मा फिर ठंडा होकर अग्नि शैल बना देता है। तो इस प्रकार से ये शैल चक्र हो गया, यानी कि एक शैल दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है ना। तो क्या होता है? मैग्मा हमारा किस में परिवर्तित हुआ? बस वो कुछ निश्चित दशाएं चाहिए। जैसे मैग्मा है, ये जो है जब ठंडा होगा, बाहर आएगा, तभी आग्नेय शैल बनेगा। आग्नेय शैल टूटेगी और टूट के जमा होगी, दबाव पड़ेगा तो कौन सी? अवसादी शैल बन जाएगी। अवसादी शैल पर और अधिक तापमान और दबाव पड़ेगा तो फिर से ये कायांतरित बन जाएगी। कायांतरित शैल पर फिर से जो है ताप और दाब पड़ेगा तो ये पिघल कर फिर से मैग्मा बन जाएगी, और फिर द्रवित मैग्मा फिर ठंडा होकर आग्नेय शैल बना लेगा। तो इस प्रकार से शैल चक्र है, ये चलता रहता है। ये जो शैलें होती हैं, तो इस तरह से हमने शैल चक्र देख लिया, किस तरह से एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तित होती है और ये चक्र चलता रहता है। शैलें विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती हैं। तो शैल किससे बनी होती है? विभिन्न प्रकार की खनिजों से बनी होती हैं।
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक और गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो खनिज किसे कहेंगे? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि में और उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे जो है किसके उदाहरण हैं? ये खनिजों के उदाहरण हैं। तो खनिज जो है, शैलें जो है किससे बनी होती हैं? खनिजों से बनी होती हैं। और खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और खनिज क्या मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। और इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि में, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने मुख्यतः पृथ्वी के जो आंतरिक भाग को देखा, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर को देखा। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग देखा जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर से बना हुआ था। इसके बाद महाद्वीप और महासागर में अलग अलग जो है गहराई होती है क्रस्ट की, ये देखी। उसके बाद खनिज और शैल देखे, मुख्यतः 3 रूप से: आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और कायांतरित शैलें। फिर ये शैल एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे क्या कहा? शैल चक्र कहा। फिर हमने शैलों के उपयोग देखे, खनिजों के उपयोग देखे। अब आइए हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? पर्पटी, मेंटल और क्रोड। ये क्या है? पृथ्वी की 3 परतें हैं। तो शैल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल क्या होती है? तो पृथ्वी की परपटी पर जो पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, पृथ्वी की परपटी पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। तो शैल क्या हो जाएगी? पृथ्वी की परपटी पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कह देते हैं। अब 3 प्रकार की जो शैलें हैं उनके नाम बताने हैं। तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, यानी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह की हमारी शैलें हो जाएंगी। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? तो हमने बताया था क्या होता है, जो द्रवित मैग्मा होता है वो जब बाहर आकर ठंडा होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, तो बहिर्वेदी जो है शैलों का निर्माण हो जाता है। और यही द्रवित मैग्मा जब सतह पर नहीं आ पाता बल्कि सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो कैसे? अंतर्वेदी शैलों का निर्माण होता है। तो बहिर्वेदी शैल का निर्माण द्रवित मैग्मा की पृथ्वी की सतह पर आ जाने पर तेजी से ठंडा होकर ठोस बनने पर होता है। और जो अंतर्वेदी शैल होती हैं उनका निर्माण द्रवित मैग्मा के भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। शैल चक्र क्या होता है कि शैलें एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तित होती रहती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। तो क्या होता है, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल एक चक्री तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, यही शैल चक्र कहलाता है। जैसे आग्नेय शैल हमारी अवसाद में बदल गई, अवसाद से अवसादी शैल बन गई, और अवसाद फिर से जो है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित शैल में बदल गया, कायांतरित शैल फिर से मैग्मा में बदल गई, और मैग्मा फिर से आग्नेय शैल में बदल गया। इसके बाद शैलों के उपयोग क्या क्या होते हैं? तो शैलों के उपयोग अभी हमने देखे, ईंधन की तरह होता है, उद्योगों में होता है, दवाइयों में होता है, उर्वरकों में होता है। कायांतरित शैल क्या होती है? तो कायांतरित शैल कौन सी होती है? जब आग्नेय या अवसादी शैल में बहुत उच्च ताप और दाब लगता है, जिसके कारण वो जो है शैल जो है ये जो है शैल किसमें परिवर्तित हो जाती है? जब आग्नेय और अवसादी शैल में क्या बहुत उच्च ताप और दाब लगता है, तो ये शैल किसमें परिवर्तित हो जाती है? कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद सही उत्तर चिन्हित करना है। तो सबसे पहले है कि द्रवित मैग्मा से कौन सा शैल बनता है? तो द्रवित मैग्मा से हमारा कौन सा बनता है? आग्नेय शैल बनता है। इसके बाद पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो क्रोड है। जैसे सोना, पेट्रोलियम और कोयला, ये क्या है? ये सारे खनिज हैं हमारे। क्या है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला, ये सारे क्या होते हैं? ये खनिज होते हैं। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो किस प्रकार की शैल में जीवाश्म होते हैं? तो अवसादी शैल में जीवाश्म होते हैं। उसके बाद पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो हमारी परपटी जो है सबसे पतली परत है। एक बार टिक कर देते हैं।
कि द्रवित मैग्मा से कौन सा बनता है, द्रवित मैग्मा से आग्नेय बनता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सी हो जाएगी, क्रोड हो जाएगी। सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये सब क्या है, खनिज हैं। शैल जिनमें जीवाश्म होते हैं वो कौन सी, अवसादी शैल होती हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी हो जाएगी, पर्पटी हो जाएगी। अब आगे मैच करना है। सबसे पहले क्रोड, तो क्रोड क्या है, पृथ्वी की सतह नहीं, क्रोड हमारी क्या है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। उसके बाद खनिज क्या होते हैं, खनिजों का क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उसे खनिज कहते हैं। इसके बाद शैल क्या होती है, शैल जो होती है इनका प्रयोग किस में होता है, खनिजों का, शैल का प्रयोग क्या होता है, सड़क और इमारत बनाने में इनका प्रयोग होता है। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी हमारी क्या हो जाती है, स्लेट में बदलती है। चिकनी मिट्टी किस में बदलती है, स्लेट में बदलती है। और सियाल क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर क्या होता है, शियाल बनता है।